के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित लूट कांड का उद्भेदन के दौरान 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को तमाम जानकारी दी। 9 बजे वादी अभिषेक कुमार पिता अखिलेश प्रसाद जो अपने पत्नी को बालाजी अस्पताल बेता चौक के पास से इलाज करा करके जो है वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में अज्ञात 3 अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें रोककर पिस्टल का भय दिखा करके वादी का अपाचे मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं पर्स जिसमें 15,000 रुपये, ATM कार्ड एवं अन्य कार्ड आदि को लूट लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी थाना पे दिया गया था, जिसके आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह, OP अध्यक्ष नीरज एवं इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राहुल, ये सभी लोग मिलकर के DIU के टीम में सिपाही राम बाबू एवं राजीव रंजन, इन सभी लोगों के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। और इस क्रम में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक कांड में की गई है। एक मोहम्मद जाकिर हैं, पिता जहांगीर, जो एकमी चांडी के रहने वाले हैं। दूसरा गोलू कुमार महतो, पिता दिनेश महतो, एकमी घाट उज्जौल। ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत के निवासी हैं। और इस कांड में जो बरामदगी हुई है, वादी का जो अपाचे मोटरसाइकिल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो भी बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसमें से एक जो है वो वादी का है। इसमें माननीय न्यायालय के से निर्देश प्राप्त करके जो उनका मोटरसाइकिल है या फिर जो उनका अन्य सामग्री है उसको न्यायालय से निर्देश लेकर के, माननीय न्यायालय से निर्देश लेकर उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो 2 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी सिमरी थाना से लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में मोहम्मद जाकिर जेल जा चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे अभियुक्त हैं गोलू कुमार महतो, उनके खिलाफ जो है 2 कांड बहादुरपुर थाना में दर्ज है। एक आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा हत्या का प्रयास से संबंधित है। सर, ये किसी गिरोह अनुसंधान हुआ है, उसमें गिरोह की बात जो है वो सामने नहीं आई। इसमें एक और अपराध कर्मी हैं जो कि इस केस में फरार चल रहे हैं, जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में और तकनीकी साक्ष्य में जो है आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने और कोई ऐसा घटना किया था? इन लोगों का सिमरी थाना में बताया हमने कि एक लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में जो है इनके ऊपर कांड दर्ज है, और दूसरे का जैसा कि हमने बताया एक हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। इसमें भी आर्म्स एक्ट का उपयोग किया था क्या? इसमें जो है तभी ये लूट का केस भी है। हत्या पिस्टल का भय दिखा करके किया गया था, लेकिन अभी पिस्टल बरामद नहीं हो पाया है। इसमें एक अभियुक्त फरार है, तो संभवतः जो है उसके बाद हम लोग इसमें और रिकवरी कर पाएंगे। क्या कार्रवाई की जाए? इनको जो है हम लोग माननीय न्यायालय में इसको अग्रसारित कर रहे हैं, इसको जेल भेजा जा रहा है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में प्रेक्षागृह में जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिले के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अधिकारी ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत करते हुए कहा कि विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे के बीच कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाएगा। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखे जो स्वयं किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कोचिंग संस्थानों के संचालक मंडल ने किसी कार्यरत सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखा तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दी जाए। इसके आलोक जिला के कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ आज बैठक आयोजित की गई। मुख्य रूप से जो विभाग का निर्देश है, इस शैक्षणिक अवधि में 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों का संचालन ना किया जाए, जिससे कि छात्र जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है उसमें उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही ये भी निर्देश है कि जो हमारे गवर्नमेंट संस्थान से जुड़े हुए शिक्षक हैं वो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में
शिक्षक के रूप में, ट्यूटर के रूप में या उनके शिक्षण मंडल में शामिल ना हो। तो इन सारे निर्देशों से सभी कोचिंग संचालकों को अवगत कराया गया है। सब लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव होकर के धन्यवाद दिया है, सरकार के इस नीति को पॉजिटिव रूप में लिया है। साथ ही उनके कुछ सुझाव भी आए हैं जो वो हम लोगों को लिख करके देंगे, वो हम सुझाव सरकार तक पहुंचाने का भी अभी तक संचालकों के हम लोग उसका सर्वे करा करके उसका एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आज अराउंड 150 से 200 संचालक के लगभग उन लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और भाग लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने आई है, तो उसके लिए किस तरह से काम किया जाएगा? कुछ संचालकों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि अगर हम लोग इवनिंग में पढ़ाते हैं, इवनिंग में छात्राओं को घर लौटने के दौरान किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो, उन्हें सुरक्षा का वातावरण मिले, तो मैंने उन लोगों को आश्वस्त भी किया है। इस आशय का पुलिस अधीक्षक को सभी संबंधित निर्देश भी दूँगा कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा का माहौल बने और ऐसा माहौल बने जहाँ पे कोई भी अपराधी इस प्रकार का सोच भी नहीं सके। थैंक यू, थैंक यू। ABCD नहीं आ रहा है। आज इंटर में इंग्लिश कंपल्सरी कर दिया गया है और मैट्रिक में उसको नॉन कंपल्सरी किया गया है। व्हाट इज मेथड, व्हाट इज एजुकेशन इन बिहार? बिहार में ऐसा क्या है बताइए आप ही लोग। जितने भी प्राइवेट स्कूल आज है उनके बदौलत जितने भी विद्यार्थी 10 सालों में 20 सालों में उपलब्ध हुए हैं वह प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ भाग है। सरकारी स्कूल में आज से इसी मार्च के बाद में परीक्षा दिलाने के बाद मैं अप्रैल में, अरे ये सुन लीजिए ना, एक मिनट सर, अरे सुन मेरी बात सुनिए। निकाय इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग संस्थान पर रेगुलेशन का प्रावधान विभाग की तरफ से किया गया है। सबसे पहले समानांतर समय सारणी को हटाने का निर्देश है। तो आप लोग या तो निबंधित हैं या गैर निबंधित है। मेरे समझ से आज के डेट में कोई भी कोचिंग संस्थान दरभंगा जिले में नहीं है जिनके निबंधन का रिन्यूअल हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग, आज अंतिम तिथि थी, आज के बाद डीएम साहब के द्वारा दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर लगातार इंस्पेक्शन किया जाना था और कार्रवाई सुनिश्चित की जानी थी। तो आप लोग देख लें, कोचिंग के समय सीमा में आप लोग अपने अपने यहाँ बदलाव कर लें। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक डीएम साहब को निर्देश था कि जिला अंतर्गत जितने भी कोचिंग संस्थान संचालित है उसको सूचीबद्ध कर लें। तो हम लोगों ने सूचीबद्ध कर लिया है और 563 कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ चिन्हित किए गए हैं जो अभी संचालित हैं। द्वितीय चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डीएम साहब को आप लोगों के साथ बैठक करनी है, जो आज बैठक हो रही है। इसमें विभाग की अपेक्षा और विभाग के नियम की जानकारी आप लोगों को दे देनी थी, जो आपको दी जा रही है। इसमें यही निर्देश देना था, मुख्यतः 3 निर्देश है कि समानांतर समय में कोचिंग संचालित नहीं होगा, समानांतर समय सारणी के आलोक में कोचिंग और स्कूल नहीं संचालित होगा, यानी 9 बजे से 4 बजे के बीच आप कोचिंग की कक्षाएं संचालित ना करें। टीचिंग फैकल्टी में आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखें जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में टीचर हों। और तीसरा था कि कोचिंग के संचालन मंडल में यदि कोई सरकारी कर्मी या पदाधिकारी हैं तो इसकी सूचना आप हमें तुरंत दें और आप उसको रिप्लेस कर लें। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1, दरभंगा 2 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-9 से 22-23 तक ली गई योजनाएं एवं पूर्ण कराई गई योजनाओं से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सामान्य मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना SC तथा नाबार्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण की ली गई योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिए। तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ आज मासिक बैठक आयोजित की है, जिसमें जिला स्तर के सभी तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सम्मिलित थे और उन लोगों की समस्याओं पर विचार किया गया। जहाँ कहीं भी भूमि संबंधी समस्या थी उसके समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही तत्परता के साथ सभी लंबित कार्यों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा सर समाज कल्याण विभाग में जो जिला बाल संरक्षण इकाई है वो पुनर्वास का नोडल के रूप में कार्य करती है और उसका काउंसलिंग बच्चों का, उनके माता पिता का काउंसलिंग करती है और एक SIR रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि उन बच्चे को और उनके परिवार को क्या आवश्यकता है, क्या क्या उनके पास है, राशन कार्ड है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, इंदिरा आवास है कि नहीं, जमीन अपनी है कि नहीं है। तो इन सब मुद्दों पे एक रिपोर्ट आना जरूरी है ताकि फिर सर के स्तर से संबंधित विभाग के जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं उनको पत्र जाए और हम लोग उस दिशा में कार्रवाई कर सके। पूर्व में सर हम सर के स्तर से ये पत्र गया हुआ है सूची के साथ, पिछले साल जब 10 बच्चे विमुक्त हुए थे तो उसमें काफी लोगों को राशन कार्ड, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड वगैरह हम लोगों ने वो उससे आच्छादित करा दिया है। लेकिन थोड़ी सी समस्या होती है सर, खास करके इंदिरा आवास में, और भूमिहीन की सूची तो अभी तक नहीं आई है सर। और एक है कि यदि विमुक्त बच्चे SC/ST कैटेगरी के हैं, शिक्षा में एक्ट बना था उस टाइम, इसके जो अपराध थे वो थे नॉन कॉग्निजेबल थे, जिसकी वजह से वो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जाती थी नियोजन के विरुद्ध। 2016 में इसको चेंज करके उसमें जो सभी अपराध थे उनको संज्ञेय के अपराध में डाला गया, जिसकी वजह से अब जो भी बच्चे को नियोजन उनको FIR की कार्रवाई की जाती है। प्रावधान थे जो पहले 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक था और 3 महीने का कारावास था, उसको बढ़ाकर अब 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो है वो 20,000 रुपए से मिनिमम अधिकतम 50,000 रुपए तक का किया गया। और यदि वो रिपीट करते हैं, रिपीटेड ऑफेंडर हैं, तो उनके लिए वह जो कारावास की अवधि है वो 2 वर्ष तक का हुआ है, 6 माह से 2 वर्ष तक का। नियोजन पदाधिकारी एवं प्रादेशिक नियोजनालय मृणाल कुमार चौधरी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा नियोजन सेवा का विस्तार योजना अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को टूल किट या स्टडी किट प्रदान किया जाना है। इस योजना के तहत एक और जहां अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट प्रदान किया जाएगा, वहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों को स्टडी किट मुहैया कराया जाएगा। पारिवारिक विवाद में मारपीट कर दादी का पैर तोड़ दिया और उसका कान नाक में पहने सोने का सामान भी छीन लिया और उसे पहुंचा दिया DMCH, जिसका इलाज चल रहा है। सर्जिकल वार्ड में मामला बहेरी थाना के कोलकाता गांव का है, जहां एक ही 2 परिवार के लोगों ने बीच में पुतोह ने महज दिन पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसने भागकर दूसरी शादी रचा ली, जिस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मारते मारते दादी मुखिया देवी का पैर टूट गया। तो उस दूसरे लड़का के हमारा पास में गोबराही गांव है बगल में, पंचायत पड़े पंचायत का, तो उस लड़का के सर उस लड़की के सेटिंग भले तो उस लड़का से शादी कर ली, तो हम कोर्ट मैरिज मिला सर। तो ये मामला हमरा से तो मालूम चली, हमसे मिला मरद छलिए, मैं बात के दाबि दिलिए सर। हमारा माता छली सबके पुराना लोग, हुनकर मान के चलू पोती के रिश्ता में लागे छै, जे लड़की साथ घटना भेले हन आ जे लड़का के घटना केलकै हन, तो लड़का के मतलब से कहै छै मदद करके भाई से घर में शादी करे के की विचार छलै, जब वो लड़के के सेटिंग भेल छलै तो लड़के से कह दी और बढ़िया खुशी के बात छलै। नहीं ओकर बाप में आई काम करके लड़का के दबाव में कि कुछ भी करके दूसरे घर शादी कर देलकै आ वो लड़की छोड़ के वही लड़का के शादी करे के शुरू कर देलकै। तो हमर माँ पूछ देलकै तुम पोती लगबही, तो आई तू अपना घर में ही काम केली बा, काल्हि खुना हमरो पोती और समाज के बेटी है और किसी की बेटी है, ये कोनो बाप दादा के खानदान में नाम हंसी के लेकिन बढ़िया काम है से अल के सर ये बात हमर माता हमका कहलखिन। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आबि के सब ग्राउंड करके अपना में दोनों भाई विनोद और भोला दोनों भाई शिवजी के लड़का ये अपने में से ग्राउंड करके रात्रि 8 बजे रात में हमको माता वहाँ पर था, हम लोग खेत पटाने गया था। उसी रात में बारिश हुआ है, आया तो नंबर तो नहीं लगा था, नंबर लगा था पटाने के लिए, मतलब लेट कर चलते दूसरे खेत में लाइट जाने के लिए तो उसमें हमको टाइम लगा, हमारा खेत पाटा भी नहीं। इतने में हो हला सुना से मार दिया हम लोग वहाँ से भागते आया, तो हमको माँ हुआ मरा ऐसे पड़ा हुआ था, कौन सा मारा? ये उठा के बजा लो, नाम बता। सावित्री देवी उठा के बजा रहा है, उसके बेटी रचना कुमारी भी मारा है, जिस लड़की के शादी हुआ ये बात पूछा उसको। कौन है आप लोग का रिलेटिव है? हाँ वो हमारे घर के नजदीक भाई है, हमको मामा के वो पोती हुआ
सिद्धि यादव के पोती। कौन चीज से मारा है? उठा के पटक दिया है, एरे मुक्के से मारा है और लोरी को मार के बेहोशी कर दिया। उसके बाद में हम आया भागे हुए, क्या बात हुआ था, हमको माँ इशारा दिया कि जाओ उधर, ए जाओ घर में भी जाओ, पैसा उसा लूट मार किया है। घर में गया तो पेटी के ताला टूटा हुआ था। उसमें से क्या था, हमारे इंदिरा आवास घर बनाने के लिए पैसा 40,000 रुपया लोन उठाया था। उसमें 10,000 रुपया हम खर्चे करते बाद बाकी पैसा उस पेटी के अंदर में हमको माँ के चाचा राना भर के एक आदमी लोड था। तो जब से हमको पिताजी डेट कर दिया तो हमको माँ रखा था, हमको बेटी के लिए बहन के लिए, वो भी ले गया, पैसा भी ले गया और तोड़ के छोड़ दिया। क्या नाम हुआ इनका? मुखिया देवी। आपका? राम सागर यादव। अब मारने वाले का नाम? विनोद यादव। उसके नाम वो मारने वाला के नाम है, लेडीज भी है सर, हम बताते हैं, सावित्री देवी, रचना कुमारी, परमिला कुमारी, उसके भाई है वो क्या घनश्याम, वो भी इसके मारा है। उसके बाद भी कार्यक्रम है छात्र संगठन AISF आइसा व NSUI ने संयुक्त रूप से मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त घोटाले, अराजकता और परीक्षा विभाग के 5.5 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ वर्तमान कुलपति प्रोफेसर SP सिंह का पुतला दहन विश्वविद्यालय मुख्यालय के प्रांगण में किया। पुतला दहन का नेतृत्व AISF के राज्य सह सचिव शरद कुमार सिंह, आइसा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज और NSUI के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार ने संयुक्त रूप से किया। चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति चोर है, कुलपति हाय हाय, कुलपति हाय हाय, कुलपति हाय हाय, मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति चोर है, मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति चोर है। छात्रों का आर्थिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलालों के भरोसे प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आइसा और NSUI के साथियों के साथ हम लोगों ने मिथिला विश्वविद्यालय के भ्रष्ट और चोर कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर SP सिंह के पुतला दहन विश्वविद्यालय कैंपस विश्वविद्यालय मुख्यालय में किया है। हम लोग का एक सूत्री मांग है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो परीक्षा विभाग के अंदर 5.5 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका राज्यपाल उच्च स्तरीय जांच करे और विश्वविद्यालय इसमें सहयोग करे। निश्चित तौर पर पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के कार्यकाल का उसके आय का जांच होना भी चाहिए। ये एक सूत्री मांग को लेकर हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। हम लोग इस विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि परीक्षा विभाग में उन तमाम गैर लोग जो बैठ के पूरे परीक्षा विभाग को डिस्टर्ब किए हुए हैं, विश्वविद्यालय को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसे वर्तमान कुल सचिव अविलंब हटाए विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग से, ये हमारा मांग है। बिहार राज्य सचिव AISF शरद कुमार सिंह। आइसा AISF NSUI के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया है। आप जान रहे हैं कि जब से ये कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय में आए हैं तब से पूरा विश्वविद्यालय विवादित बना रहा है, लगातार बिहार के सुर्खियों में चर्चा में रहा है और इनके राजपाठ में परीक्षा विभाग से 5.5 करोड़ रुपये का किसी फर्जी अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इनके पास पूरी जानकारी रहती है, इनके द्वारा ट्रांसफ़र करवाया जाता है और हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, जो कुलपति की चापलूसी करते हैं, जो कुलपति के साथ बैठते हैं, वो सभी लोग इस मामले में संलग्न हैं और विश्वविद्यालय की संपत्ति को लूट रहे हैं। हम आज पुतला दहन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग कर रहे हैं कि आप मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं और जो निवर्तमान कुल सचिव हैं, जिनके 3 साल के रीजन में करोड़ों की संपत्ति में इजाफा हुआ है, आप उनके संपत्ति की जांच कराइए और ये 5.5 करोड़ के जो गबन के आरोपी हैं उनको आप जल्द से FIR करके और तत्कालीन कुल सचिव और वर्तमान कुलपति को जेल के अंदर बंद करिए। नहीं तो आने वाले दिनों में जो हमारा संगठन है, जो छात्र एकता एकजुट हो रहा है, पूरा आंदोलन को एकजुट होगा और इस आंदोलन को पूर्ण करेगा। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आइसा और NSUI की संयुक्त मोर्चा के तहत आज कुलपति का हम लोग पुतला दहन किए। जब से कुलपति आए हैं
तरह तरह का घोटाला हो रहा है, परीक्षा विभाग में हो रहा है, तरह तरह के जो पोखरी भराई के नाम पर, बिल्डिंग बनाने के नाम पर जो घोटाला कर रहे हैं, इसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। वर्तमान कुल सचिव के जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जांच की मांग कर रहे हैं। इस तमाम तरह के जो गतिविधियाँ कुलपति के थ्रू हो रहा है वो लगातार हो रहा है जब से आए हैं। छात्र हित को दरकिनार करके अपने झोली भरने के चक्कर में कुलपति लगे हुए हैं। इन तमाम मांग है हम लोगों का संयुक्त छात्र मोर्चा के तरफ से। हम AISF जिला सचिव दरभंगा शशि रंजन से। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।